अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिसीजन मेकिंग पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बात हो रही थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट किया था और 43 पे हमारी डिस्कशन जारी थी। तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कल की कैलकुलेशंस में से किसी कैलकुलेशन पे आपको कोई हेल्प गाइडेंस चाहिए हो? आखिरी डिस्कशन हमारी लेबर पे जारी थी और उसमें हमने लेबर की सेविंग वर्कआउट करने का एक मॉडल मैंने आपसे शेयर किया था कि भैया इस अंदाज में आपको लेबर की सेविंग वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, को मुझे हेल्प करेंगे ज़रा? लेबर की कहानी हमने कैसे शुरू की थी और कहाँ तक पहुँचे थे? हमने शुरू की थी बात लेबर की एग्जिस्टिंग कॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर 43 में लेबर कॉस्ट सेविंग की हम बात कर रहे थे और हमने इसका मॉडल बनाया था कि हम देखते हैं हम करंट लेबर कॉस्ट हमारी क्या है और इसको हम कंपेयर कर लेंगे हमारी रिवाइज लेबर कॉस्ट से। जब हम प्रोडक्ट ए बंद कर दें तो हमारी रिवाइज लेबर कॉस्ट कहाँ पे जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस हमें सेविंग मिल जाएगी, सेविंग इन लेबर कॉस्ट मिलेगी। करंट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में हमें गिवन थी 21600 रुपीज़ इन थाउजेंड में ले रहे थे आप, लीजिए जी, रुपीज़ इन थाउजेंड में ये अवेलेबल थी और हमने रिवाइज लेबर कॉस्ट डिटरमिन करनी थी। रिवाइज लेबर कॉस्ट मतलब अगर हम ए बंद कर दें सिर्फ बी और सी बनाएं, ये थी ना कहानी। अगर हम ए बंद कर दें और सिर्फ बी और सी बनाएं तो हमारी रिवाइज लेबर कॉस्ट क्या रहेगी, हम इसकी तरफ चल रहे थे और वहाँ पे हमने कुछ वर्किंग की थी और कुछ वर्किंग अभी हमें करनी थी, जो मैंने आपको कहा था कि आपकी होम असाइनमेंट है। तो देखते हैं क्या हम कर पाए और क्या नहीं कर पाए इसमें से। अच्छा, हमने जो मज़ीद एनालिसिस इसमें कर लिया था वो ये था कि हमने कहा था हमारी ओवर टाइम कॉस्ट जो हमने करंटली पे कर रहे हैं वो कितनी थी? 4320। हमने कहा था ये हमारी करंट ओवर टाइम कॉस्ट है और करंट हमारा ओवर टाइम आवर्स वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे। करंटली 14400, यहाँ तक हमारी कहानी पहुंची थी। इससे आगे भी चला था कि बात यहीं पर हुई थी? इससे आगे गए थे। आगे क्या किया था हमने ईच प्रोडक्ट हमने बी और सी के लेबर आवर्स निकालने की तरफ हम चले थे कि लेबर आवर्स हमें रिक्वायर्ड कितने हैं बी के लिए और सी के लिए। तो बी के कितने निकले थे? 21300 और सी के नहीं किए। तो करिए नहीं, घर से नहीं किए, मैंने कहा था घर से करके लाना। तो बी के जैसे किए थे सी के भी वैसे ही होने थे ना। तो निकालो जरा सी के, सेम वर्किंग रिपीट करो जरा सी के लिए। सी की लेबर कॉस्ट कितनी है? सी की लेबर कॉस्ट 11400। तो 11400 में ओवर टाइम भी तो है ना। तो 11400 में से ओवर टाइम अगर हम निकाल दें 14400 बटा 3, ये था ना 11000। इसका ओवर टाइम कितना था? 4800 ओवर टाइम है इनटू ओवर टाइम रेट 300 डिवाइडेड विद 1000। ये वर्किंग थी ना हमारी। और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 240 से। तो लीजिए जी, ये हमें सी के आवर्स मिल गए 6 कहाँ 68 और कहाँ 41500। लीजिए जी, वेरीफाई कीजिए। बी के लिए हमें लेबर आवर्स इतने चाहिए, सी के लिए हमें लेबर आवर्स इतने चाहिए। तो टोटल हमारे पास लेबर आवर्स कितने हो गए भाई? जी बेटा, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ये तो नॉर्मल टाइम निकाला ना। ये तो हमारा ये ओवर टाइम आवर्स के साथ है ना।
ये तो हमारे नॉर्मल आवर्स हैं, इसमें प्लस 4800 भी डाल दें भी, वो हम चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सी के आवर्स बन गए, तो आप टोटल आवर्स बनाइए, कितने बन गए? टोटल बना दीजिए, बी प्लस सी 67600, ये बी प्लस सी के हमारे टोटल आवर्स हो गए। तो अगर हम ए को बंद कर देंगे तो हमारे बी प्लस सी में टोटल आवर्स कितने लगेंगे? हमारी करंट लेबर कॉस्ट जब ए प्लस बी प्लस सी बना रहे हैं वो कितनी है, और हम रिवाइज लेबर कॉस्ट जानना चाहते हैं जब हम सिर्फ बी प्लस सी बनाएंगे। कहानी कुछ ये चल रही है, और रिवाइज लेबर कॉस्ट के लिए समझे, ये सारी कहानी हमने नीचे की छेड़ी थी, ये सारी कहानी हमने रिवाइज लेबर कॉस्ट के लिए छेड़ी थी। ये नीचे यहाँ से शुरू हो रही है कहानी रिवाइज लेबर कॉस्ट की, वर्किंग जो हमने कल शुरू की थी वही नीचे चल रही है जी। यहाँ तक कोई इशू कि भाई अगर हम सिर्फ बी और सी बनाएंगे तो बी और सी बनाने के लिए हमें टोटल इतने आवर्स चाहिए होंगे। अब हमें इतने आवर्स की लेबर कॉस्ट मेजर करनी है, इतने आवर्स की लेबर कॉस्ट। तो भाई हमें देखना पड़ेगा क्या ये आवर्स हमारे नॉर्मल आवर्स में ही पूरे हो जाएंगे या हमें कुछ ओवरटाइम भी करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आवर्स हमारे हैं 30 इंटू 200 इंटू 12। नॉर्मल आवर्स अवेलेबल है हमारे पास, नॉर्मल आवर्स लेबर आवर्स अवेलेबल 30 इंटू 200 इंटू 12 72,000, और हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर बी एंड सी 67600। इसका मतलब हमारे पास तो स्पेयर बच गए भाई, आइडल टाइम बच गया। आइडल टाइम इज 4400। अब यहां से लेबर कॉस्ट निकाल लो, इनकी फुल कॉस्ट और इनकी कितनी होती है आइडल टाइम की कॉस्ट? 80%। तो लेबर कॉस्ट बन गई ना आपकी। ठीक है, आप सिर्फ बी और सी बनाएंगे तो ये टाइम प्रोडक्शन में चला जाएगा, इनकी फुल सैलरी दे देना, ये टाइम आइडल जाएगा, इसका 80% दे देना। तो निकालो कॉस्ट कितनी बनती है भाई? 67,600 इंटू 240 प्लस 4400 इंटू 240 का 80%। लीजिए जी, इनको सम कीजिए और बताइए आपकी लेबर कॉस्ट बी प्लस सी के लिए रिवाइज कितनी बनती है? 17068800। लीजिए जी, ये हमारी रिवाइज लेबर कॉस्ट, ये तो रुपीज़ में चलेगी, रुपीज़ डिवाइड विद 1000 करोगे तो हम रुपीज़ इन 1000 में लेकर चल रहे थे ना, तो चले यहाँ रुपीज़ इन 1000 लाता हूँ 17069। लीजिए जी, बताइए कितनी सेविंग आई? इसमें से ये माइनस कीजिए, यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, ये बंद करने 4531। लीजिए जी, ये लेबर की सेविंग आ गई, लेबर कॉस्ट सेविंग 4531 हमारी। अगर हम प्रोडक्ट ए बंद कर देंगे, प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी की लेबर कॉस्ट ये है, प्रोडक्ट बी प्लस सी की लेबर कॉस्ट हमारी ये आएगी। इतनी बचत है हमें प्रोडक्ट ए को बंद करने में, दिस इज द सेविंग। तो हमारे शेड्यूल में जाके डाल दो सेविंग भाई। एग्जामिनर ने प्रेजेंटेशन और अंदाज से की है तो जैसे मर्जी की हो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर उसका भी यही है, मेरा भी यही है। मैंने थोड़ा सा लॉजिकल आपको, जैसे मेरी अप्रोच होती है भाई करंट क्या रिवाइज किया, मैंने उस हिसाब से लेके चला हूँ और उसके हिसाब से मैंने प्रेजेंटेशन और सारी कैलकुलेशन आपके सामने रखी है। मैथड से फ़र्क नहीं पड़ता, मैथड उसका भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ऑडिट करोगे तो फिर यही होगा, इसलिए मैं कहता हूँ ऑडिट ना किया करो, बात में समझ नहीं आता। अब आपने अकेली ने वो किया कि सबने किया? मैंने बताना शुरू किया तो सारों को जो मैंने समझाया वो भी ना भूल जाए, इसलिए क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये समझ आ गया ना, इट इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझ आ गया तो कोई इशू नहीं।
जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, रैशनल समझ नहीं आया? अच्छा जी, हमारा आखिरी कंपोनेंट रह गया है फाइनेंशियल चार्जेस का। अच्छा जी, फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में एग्जामिनर ने हमें जो चीज़ें बताई हैं, कुछ एक उसने ये जिक्र किया हुआ है कि हम सेल्स क्रेडिट 80% सेल्स क्रेडिट पे हैं और उधार 30 दिन का है। हमने जो चीज़ कहीं ना कहीं माजी में किसी न किसी सवाल में हमारी जो बात शायद हुई भी है कि जब हम सेल्स क्रेडिट पे करते हैं तो उसकी वजह से हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। और 30 दिन क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है भाई? कि हमारा डेटर बैलेंस 30 दिन की क्रेडिट सेल्स के बराबर है। ये बात हमारी हुई भी है किसी स्टेज पे क्लास में? नहीं हुई? अच्छा जी, चलें कर लेते हैं फिर ये बात भी हम, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन बेसिकली ये सिलेबस आपका कैप 6 की डिस्कशन है। वहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है हमारा, जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। डेटर्स, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ होती है ना, तो उसमें डेटर्स का बैलेंस मेजर करना, इन्वेंट्री का बैलेंस मेजर करना, क्रेडिटर्स का बैलेंस मेजर करना, ये सारी कैलकुलेशन हमारी कैप 6 का सिलेबस है। बट अनफॉर्चुनेटली ओकेजनली एग्जामिनर ये चीज़ें यहाँ पे डालता रहता है। तो जैसे अगर मुझसे पूछो तो ये क्वेश्चन का ये जो पार्ट है स्प्रिंग 24 में ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ये पार्ट असूलन आउट ऑफ सिलेबस है आपकी, ये जो वर्किंग हम करने जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आगे, और मैंने आपको पहले कहा है कि हमें फिर प्रिपेयर रहना है, एग्जामिनर कभी भी दे सकते हैं ऐसी चीज़ें, तो हम आगे चलते हैं। क्रेडिट पीरियड 30 डेज का मतलब कि मैं आज कस्टमर को बेचता हूं उधार पे, कस्टमर मुझे आज से 30 दिन बाद पेमेंट करेगा। लेट्स अज्यूम मैंने अगर आज नया बिजनेस शुरू किया है, मेरा आज कारोबार का पहला दिन है, और लेट्स अज्यूम मैं सिर्फ उधार पे ही बेचता हूं, तो मैंने आज पहले दिन सेल की, मेरी एंट्री क्या डली? डेबिट डेटर क्रेडिट सेल्स, कोई पैसा नहीं आया। दूसरे दिन डेबिट डेटर क्रेडिट सेल्स, अगर अज्यूम करो रोज मैं 100 रुपये की सेल कर रहा हूं तो 2 दिन बाद मेरा डेटर का बैलेंस 200, और इसी तरह चलते रहे तो 30 दिन बाद मेरा डेटर का बैलेंस 3000 हो गया। रोज 100 रुपये की सेल होती जा रही है, पैसा नहीं आ रहा। लेकिन 31वें दिन क्या होगा? 31वें दिन सेल होगी 100 रुपये की, लेकिन पहले दिन के कस्टमर से पैसा भी आ जाएगा, तो मेरा डेटर बैलेंस 3000 पे रुक गया ना। 32वें दिन सेल होगी फिर 100 रुपये की, लेकिन दूसरे दिन की सेल का पैसा वापस आ जाएगा। साइकिल चल पड़ा ना, क्योंकि 30 दिन हमने सेल की, हमें पैसा नहीं आया, लेकिन 31वें दिन पहले दिन का पैसा, 32वें दिन दूसरे दिन का पैसा, एंड सो ऑन। तो यहां से जो हम चीज समझते हैं कि अगर हमारा डेटर पीरियड, क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, इसका मतलब 30 दिन की सेल्स हमारी डेटर्स में ब्लॉक है। इन अदर वर्ड्स हमारा डेटर बैलेंस 30 दिन की सेल के बराबर, ठीक हो गए? तो क्रेडिट पीरियड 30 डेज का मतलब डेटर बैलेंस इज इक्वल टू 30 डेज ऑफ क्रेडिट सेल्स। याद रखना, डेटर क्रेडिट सेल्स से बनते हैं, कैश सेल्स से डेटर नहीं बनते। यहां पे उसने कहा ना 80% क्रेडिट सेल्स उधार पे जाती हैं, तो हमने देखना है हमारी 80% सेल्स कितनी है और उनमें 30 डेज वैल्यू कितनी बनती है। जैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी 1 साल की सेल कितनी है, हम सिर्फ ए पे फोकस करें, एक ही बात कर रहे हैं अभी हम। हमारी साल की सेल है 24 मिलियन, ये सारी क्रेडिट पे है? नो, 80% क्रेडिट पे है। तो 24,000 का मैं डेटर बैलेंस जरा कैलकुलेट कर रहा हूं भाई। एक ही वजह से हमारे डेटर्स कितने हैं? 24,000 का 80% उधार की सेल है, साल में दिन होते हैं 360 इन द, और हमारी 30 दिन की सेल उधार पे है, तो इसका मतलब 30 दिन की सेल कितनी है? रुपीज इन 1000, 1600। अच्छा, इस डेटर बैलेंस की इंप्लीकेशन फाइनेंस कॉस्ट से ताल्लुक इसका क्या है? डेटर्स
रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने चीज़ बेची हुई है, एसेट साइड पे एसेट खड़ा हो गया है, डेबिट साइड पे आपका एसेट खड़ा हो गया है, लेकिन एसेट की फाइनेंसिंग क्रेडिट साइड पे किसी सोर्स से की जाती है ना। इसको आप अदर दो एंगल से देख सकते हो। एक, मैंने एसेट बनाने के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट किया है। दूसरा, अगर ये मैंने उधार पे ना बेचे होते, कैश पे बेचे होते, तो पैसे मेरे हाथ में आ जाते। पैसे मेरे हाथ में आते तो मैं अपना उधार सेटल कर देता, उधार अपना लोन जो है, कर्जा जो है अदा कर देता। इसको इस तरह देख लो, कारोबार कर्जे पे चल रहा है और अगर मेरे पास पैसे कैश में आ जाते कस्टमर से तो मैं अपना उधार अदा कर देता। लेकिन चूंकि मैंने उधार पे चीजें बेच दी, मेरा कर्जा अदा नहीं हो पाया, तो चीजें उधार पे बेचने की वजह से मुझे कर्जे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट लिंक टू द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। हम यहां पे बेसिकली अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स कितनी है, उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो कि मैं अगर ए बंद कर दूंगा तो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी। जब मैंने ए की सेल ही बंद कर दी तो ए के डेटर भी खत्म हो जाएगा ना। जब ए की सेल ही बंद कर दी तो ए का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा ना। तो मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ डेटर में नहीं होती, मेरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में भी होती है। और यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स का भी थोड़ा रोल आता है कि हम जो स्टॉक हमने सेल, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक आता कहाँ से है? सप्लायर से। और क्रेडिटर्स क्या है? सप्लायर जिसको हमने पैसा नहीं दिया। स्टॉक तो आ गया बट पैसा नहीं दिया। इसका मतलब डेटर्स तो शायद मेरा सारा उधार है, स्टॉक मेरा सारा उधार नहीं होता। स्टॉक का उधार सारा नहीं है, उसमें कुछ पैसे क्रेडिटर ने दिए हुए हैं। तो हम बेसिकली करते ये हैं, डेटर्स प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिटर्स, ये हमारी आती है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ये आती है हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये होता है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दें इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हमें मिल जाती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, जिसको यहां पे उसने फाइनेंशियल चार्जेस का नाम दिया हुआ है। यहां पे जो हमारे फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे हैं वो आपके बेसिकली वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप पे कर रहे हैं उससे रिलेट करते हैं। या एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट खत्म करेंगे, तो उससे रिलेटेड फाइनेंस चार्ज हमारा सेव हो जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट में सेविंग निकालनी है, तो फाइनेंस कॉस्ट में सेविंग निकालने का तरीका है कि आप देखो आपकी ए के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है वर्किंग कैपिटल में, इस इक्वेशन से निकालो, उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई करो, तो आपको पता लग जाएगा आपकी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग की कॉस्ट कितनी है। जो कि ए बंद करोगे तो फाइनेंसिंग कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी, क्योंकि जब ए बंद हो गया तो इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट खत्म होगी तो उसकी कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके 1600 है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ फिगर बात को खत्म करने के लिए, बाकी हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे से 1000 है और यहाँ पे पता लगा जी 500 है। इसका मतलब नेट कितना पैसा हमारा 2100। तो जस्ट देखना मेरा नेट 2100 वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है, जो कि अगर मुझे मिल जाए, ए बंद करूं तो ये पैसा मेरे पास आ जाएगा ना सारा। ए बंद करूं ये पैसा मेरे पास आ जाएगा, ये पैसा मेरे पास आए, मैंने अपने कर्जे अदा कर दिए इस पैसे से। तो जैसे इस पैसे के आने से कर्जे अदा किए, इस पैसे पे फाइनेंस कॉस्ट पड़नी मुझे बंद हो जाएगी। दैट विल बी फाइनेंस कॉस्ट सेविंग इन फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है, वो हमारी सेविंग इन फाइनेंशियल चार्जेस आ जाएगी। तो मैंने देखना है ए में मेरी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो इन्वेस्टमेंट ए के बंद होने के साथ खत्म हो जाएगी, तो उस पर मेरी फाइनेंस कॉस्ट कितनी है जो बच जाएगी, ये हमने वर्कआउट करना है। तो जनाब डेटर्स का बैलेंस तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे देखना है मुझे ए के मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है और ए के मेरे पास क्रेडिटर कितने हैं। इन्वेंट्री का नोट अवेलेबल है जी, नोट नंबर 9। नोट नंबर 9 इज अबाउट इन्वेंट्री। अच्छा जी, इसमें इन्वेंट्री में वो कह रहा है जी SIL फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 60 डेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी 60 डेज है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी 60 डेज है।
रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 60 डेज से मुराद कि आप अपनी 60 दिन के इस्तेमाल के बराबर रॉ मटेरियल स्टॉक में रखते हो। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 60 डेज का मुराद आप अपनी सालाना जो फिनिश गुड्स आप बनाते हो 60 दिन की फिनिश गुड्स अपने पास स्टॉक में रखते हो। रॉ मटेरियल 60 डेज का मतलब 60 दिन का इस्तेमाल का रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स 60 डेज का मतलब फिनिश गुड्स तो हम बेचते हैं ना, 60 दिन की फिनिश गुड्स, साल में जितनी फिनिश गुड्स बनाते हो उसमें से 60 दिन की फिनिश गुड्स आप अपने स्टॉक में रखते हैं। तो ये इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा असल में सारी डिस्कशन हमारी कैप 6 की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर की है, जिसमें बहुत डिटेल में हम इस पर बात करते हैं, लेकिन यहां पे हमें कुछ सरसरी से मीनिंग समझने हैं। तो एक डेटर डेज का मतलब मैंने समझाया, वो मैंने आपको समझाया डेटर डेज का ताल्लुक, डेटर डेज का ताल्लुक डेटर बैलेंस से क्या है, ये आपको मैंने समझाया। दूसरा मैं आपको समझा रहा हूं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेज, उसने कहा है इसका बैलेंस, इसका ताल्लुक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बैलेंस से क्या है। तीसरा मैं आपको जी समझा रहा हूं कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेज हमें बताए गए हैं, तो इनका ताल्लुक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बैलेंस से क्या है। मेरे पास यहां पे इन्वेंट्री दो आ रही हैं, एक रॉ मटेरियल और एक फिनिश गुड्स। दो इन्वेंट्रीज मेरे पास आ रही हैं, दोनों का मुझे बैलेंस यहां पे लाना है। फिर हम क्रेडिटर्स की तरफ चलेंगे, उसकी यहां पे जिक्र है या नहीं उस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया क्या होने जा रहा है यहाँ पे। तो जनाब डेटर डेज का डेटर बैलेंस से ताल्लुक मैंने बता दिया कि भी डेटर डेज हमें बताते हैं कि हमारे कितने दिन की क्रेडिट सेल्स हमारे डेटर में इन्वेस्टेड। इन्वेंट्री डेज का ताल्लुक इन्वेंट्री बैलेंस से। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेज हमें बताते हैं कि हमारे कितने दिन की रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री डेज बताते हैं कि हमारे पास कितने दिन की फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे बेस करती है और ये फिनिश गुड्स प्रोडक्शन पे बेस करती है, और ये क्रेडिट सेल्स पे बेस करती है कहानी। इसका बैलेंस तो हमने निकाल लिया, अब हम इसके हिसाब से बैलेंस निकालते हैं। मुझे प्रोडक्ट ए की कहानी की बात हो रही है जी, तो प्रोडक्ट ए में रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये गिवन है मुझे। ये कितने दिनों की कंजम्पशन है? पूरे साल की, ये साल की कंजम्पशन। तो मेरी इन्वेंट्री कितनी होती है रॉ मटेरियल की? 60 डेज। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेज 60 हैं, तो इसका मतलब मेरा जो इन्वेंट्री बैलेंस निकलेगा 12,000 तकसीम 360, ये एक दिन की कंजम्पशन आ गई इंटू 60, 2000। ये मेरा रॉ मटेरियल का बैलेंस आ गया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 2000। मेरी पूरे साल की कंजम्पशन 12,000 है, मुझे तो 60 दिन की कंजम्पशन चाहिए, तो मेरी 60 दिन की कंजम्पशन 2,000 बनती है। इतने 2,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल का रहता है। अच्छा, मैंने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया एक साल में वो तो 12,000 है, लेकिन मैंने पूरे साल में जो फिनिश गुड्स बनाई उसकी कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो 12,000 है, लेकिन जो पूरे साल में फिनिश गुड्स बनाई उसकी कॉस्ट क्या है? इस पीएनएल से देखो जरा क्या क्या चीजें लेनी चाहिए मुझे फिनिश गुड्स की कॉस्ट में। फिनिश गुड्स की कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, क्या ये फिनिश गुड की कॉस्ट में आती हैं? ये तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स तो प्रोडक्शन कॉस्ट में बेस करती है ना भाई। तो मुझसे को पूछे पूरे साल में जो प्रोडक्शन किया आपने, जो पूरे साल में जो फिनिश गुड्स बनाई है उनकी कॉस्ट क्या है, तो मैं कहूंगा 1 2 3। मेरे पूरे साल में जो फिनिश गुड्स बनी है उनकी कॉस्ट ये है। इन्वेंट्री कितनी होती है? 60 दिन के बराबर। ये साल की प्रोडक्शन है, तो 60 दिन की प्रोडक्शन की कॉस्ट
इन तीनों को सम करो, क्या बन रहा है जी? 12,000 प्लस 4,800 प्लस 7,200, ये पूरे साल की फिनिश गुड की डिवाइडेड विद 360 इंटू 60, 4,000। ये मेरे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आ गई, मेरे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 4,000। सो अगर मैं ए को कंटिन्यू रख रहा हूं तो ए को बेचने के लिए मुझे 1,600 के डेटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, और ए को बेचने के लिए 2,000 की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और 4,000 की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है रॉ मटेरियल 2,000 का होना चाहिए, फिनिश गुड्स 4,000 की होनी चाहिए, फिर ही हमारा कारोबार चल सकता है। और अच्छा, पेबल्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए आपको जरूरी है कि यहां बताया जाए कि आप जो परचेजेस करते हो वो उधार पे करते हो। जैसे सेल के बारे में बताया गया ना कि सेल आप उधार पे करते हो, सेल उधार पे करोगे तो बैलेंस शीट में डेटर बैलेंस आएंगे। इसी तरह परचेज उधार पे करोगे तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएंगे। तो इस पूरे सवाल में कहीं ऐसा जिक्र है कि हम परचेज उधार पे करते हैं? ऐसा इस सवाल में जिक्र है नहीं कि हम परचेज उधार पे करते हैं। तो जब परचेज उधार पे नहीं करते तो इसका मतलब हमारा क्रेडिटर बैलेंस 0 है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहा जाता हम परचेज भी उधार पे करते हैं और हमारा सप्लायर हमें से 30 दिन का उधार देता है, तो 30 दिन का उधार का मतलब हमारा क्रेडिटर बैलेंस 30 दिन की परचेज के बराबर। जिस तरह डेटर बैलेंस हमारा जितना पीरियड होता है उतने दिन की सेल्स के बराबर होता है, इसी तरह क्रेडिटर बैलेंस जितनी हमारी परचेज होती है उतने दिन की परचेज के बराबर होता है। ठीक है, इट्स वेरी सेम, इट्स नॉट द सेम लॉजिक। जो डेटर बैलेंस की लॉजिक है वही क्रेडिटर बैलेंस की लॉजिक है। यहां पे हमने क्रेडिटर बैलेंस की कहानी लिखी नहीं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको क्रेडिटर डेज बताए जाएं, क्रेडिटर डेज का मतलब सप्लायर से कितने दिन का उधार आ रहा है, तो इसका ताल्लुक आपका क्रेडिटर बैलेंस से जुड़ता है जाके, और ये जुड़ता है बैलेंस थ्रू क्रेडिट परचेजेस। ये ताल्लुक जुड़ता है थ्रू क्रेडिट परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया जाए कि आपकी सालाना सेल, आपको बताया जाए आपकी एनुअल परचेज 20,000 हैं, और आपको कहा जाए कि सप्लायर आपको क्रेडिट देता है 30 डेज का, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन क्रेडिटर्स बैलेंस। साल में 360 दिन अज्यूम करते हुए 360 डेज इन अ ईयर के हिसाब से बताइए आपका क्रेडिटर बैलेंस क्या होगा। क्वेश्चन में अगर परचेज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो 20,000 डिवाइडेड विद 360 इंटू 30, 1,667, ये हमारा क्रेडिटर का बैलेंस होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें सप्लायर्स क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं है। जब सप्लायर क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो हमें बैलेंस 0 अज्यूम करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? डेटर्स बैलेंस, डेटर डेज अगर बताए जाएं तो डेटर डेज को क्रेडिट सेल्स की मदद से हम डेटर बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इन्वेंट्री डेज बताए जाएं, इन्वेंट्री डेज को हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वैल्यू की मदद से इन्वेंट्री बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेज बताए जाएं तो मैं फिनिश गुड्स प्रोडक्शन, सालाना फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कॉस्ट से उसका फिनिश गुड इन्वेंट्री बैलेंस बना सकता हूं। इसी तरह मुझे अगर क्रेडिटर डेज दिए जाएं तो क्रेडिट परचेजेस के इस्तेमाल से मैं क्रेडिटर बैलेंस निकाल सकता हूं। और डेट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होते हैं। हमारे केस में डेटर्स प्लस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्लस फिनिश गुड इन्वेंट्री इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, क्योंकि क्रेडिटर बैलेंस हमारा 0 है यहाँ। ठीक है, तो ये कहानी है।
तो हमारा बैलेंस कितना बना जी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल? 7600 मेरी इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल में ए के लिए। सिर्फ ए की बात हो रही है क्योंकि हम ए को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं ए बंद कर दूंगा तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी खत्म हो जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट मेरी सेव हो जाएगी। और जब ये इन्वेस्टमेंट खत्म होगी तो इस इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंस कॉस्ट जो कंपनी पे कर रही है किस रेट पे? 24% पे। कंपनी फाइनेंस कॉस्ट पे कर रही है 24% पे। तो जनाब 7600 इंटू 24%, 1824, ये भी हमारी सेविंग आ जाएगी। ले जी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। सोल्यूशन मैं इधर ही आ जाता हूँ मेरे पास, क्योंकि पूरा सोल्यूशन है नहीं। आज हमने जो काम किया, आज हमने एक ये लेबर कॉस्ट निकाली है, आज हमने एक ये लेबर कॉस्ट निकाली है और एक ये फाइनेंशियल चार्जेस निकाले हैं। तो बाकी वैल्यूज़ हम कल वर्कआउट कर चुके थे। नेट आप देख सकते हो कि भाई ये सेल्स फोरगोन है, ये कॉस्ट सेविंग है, नेट में लॉस ऑफ इनकम ज़्यादा है। ये हमारी सेल्स फोरगोन है, इसको हम एज कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सेविंग है। तो नेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, नेट तो मुझे कॉस्ट पड़ रही है। कितनी है जी नेट कॉस्ट? कितनी जी? 4,5,4,800। ये रुपीज़ में डाटा लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से शायद 444, मतलब मैं इसके जवाब के हिसाब से लिखूं तो ये 444,800 ऐसा ही है जी। रुपीज़ इन थाउजेंड में कर रहे हैं तो शायद आपका 445 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, इसने चूंकि पूरी फिगर लिखी हुई है ना, तो 444,800 जवाब आ रहा है। इसने रुपीज़ लिए हुए, रुपीज़ इन थाउजेंड नहीं है। हमने रुपीज़ इन थाउजेंड लिखा था, तो रुपीज़ इन थाउजेंड के हिसाब से आंसर हमारा 445 आ रहा होगा जी। एनी क्वेश्चन? रुपीज़ इन थाउजेंड में इट इज़ 4445। ये आंसर एग्जामिनर का रुपीज़ में है तो इट इज़ 444,800 जी। एनी जी बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स का जिक्र यहाँ पे कहाँ थे यार? अच्छा, इसकी बात कर रहे हो आप? अच्छा, यहाँ पे ना आपके साथी का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने 7200 जो लिए हैं, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने टोटल ले लिए। हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है? कॉस्ट पर यूनिट मेरी क्या है? क्या मैंने कॉस्ट पर, ये मैंने बेसिकली बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है। क्या ये मेरी सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है? और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से तो कॉस्ट पर यूनिट यहीं से निकलती है ना मेरी। ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री वैल्यू बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस करती है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी आपकी पॉलिसी है, मार्जिनल कॉस्टिंग है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बैलेंस के लिए आपको जो फिगर चाहिए वो सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। आप सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हो और देखते हो इन्वेंट्री डेज कितने हैं। सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड विद 360, एक दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू इन्वेंट्री डेज, 60 दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट। हमारी पॉलिसी है कंपनी 60 दिन की बराबर अपनी फिनिश गुड इन्वेंट्री रखती है। इसका मतलब 60 दिन की प्रोडक्शन के बराबर फिनिश गुड में इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ये हमारी साल की प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मेरी 60 दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वेरिएबल फिक्स के चक्कर में सिर्फ तब पढ़ेंगे कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। कंपनी की पॉलिसी मार्जिनल कॉस्टिंग है, दे यस, हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे। लेकिन कंपनी की पॉलिसी अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिर हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इन्वेंट्री की वैल्यू जानना चाह रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिनिश गुड की वैल्यू बेस्ड ऑन एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट जी। एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल जी? तो इस सवाल में जो ये एडजस्टमेंट, जैसे मैं कहता हूं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस एडजस्टमेंट थी, बाकी एडजस्टमेंट जो हैं उसमें कोई आउट ऑफ सिलेबस वाली बात नहीं थी, सिर्फ चैलेंजेस ज़रा ज़्यादा थे। तो ये फाइनेंशियल चार्जेस की हम आउट ऑफ सिलेबस एडजस्टमेंट के नंबर देख लें कितने हैं।
3 नंबर। टोटल कितने नंबर का सवाल था ये? 15 में से 3 नंबर आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस से, तो 12 नंबर तो सिलेबस में थे। तो लेकिन उसके बावजूद पास रेशियो हमारी सिर्फ 5% है। 12 में से 6 नंबर लेबर के निकलते हैं, जो कि एक चैलेंजिंग वर्किंग थी। बाकी रिलेटिवली आसान थे। लेबर चैलेंजिंग थी और फाइनेंशियल चार्जेस मेरी समझ के मुताबिक आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन अब जब पास पेपर में एक बार चीज़ आ जाए तो समझिए अब वो सिलेबस का हिस्सा बन गई है। अब ये आपका सिलेबस बन चुका है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? लीजिए, ये कुछ डेटा मैंने आपके सामने लिखा है और आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डेटर्स बैलेंस, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बैलेंस, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बैलेंस और आखिरी क्रेडिटर्स बैलेंस। ये आपको 4 बैलेंसेस वर्कआउट करने हैं। 4 बैलेंसेस के लिए आपको 4 डेज चाहिए थे, वो 4 डेज मैंने बता दिए। और इन 4 डेज के साथ 4 वैल्यूज़ चाहिए। कौन कौन सी? डेटर डेज के साथ क्रेडिट सेल्स चाहिए तो डेटर बैलेंस निकल आएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के साथ रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए तो रॉ मटेरियल बैलेंस निकल आएगा। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेज के साथ एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए तो आपकी फिनिश गुड्स बैलेंस निकल आएगा। और क्रेडिटर्स डेज के साथ क्रेडिट परचेजेस चाहिए तो आपके क्रेडिटर बैलेंस निकल आएगा। इसको मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स कर लीजिए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इज द सेम। इस जुमले की इंप्लीकेशन समझ लीजिए जरा। कोई बता सकते हैं इस जुमले की इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट अबाउट इट्स इंप्लीकेशन अबाउट रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज? सेम। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेम का मतलब जो कंजम्पशन वही परचेज।
और इस जुमले का मतलब इसके रेफरेंस से विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए होती है, फिनिश गुड प्रोडक्शन कॉस्ट। और जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स आर सेम। तो जनाब आप कीजिए सॉल्व इस सवाल को। क्योंकि ये जैसे हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही ये चीज़ हमारे सिलेबस में आई है, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी एक एडिशनल एक्टिविटी भी आपको दे दी। इस एस्पेक्ट पे एक एडिशनल एक्टिविटी भी हमने ले ली, क्योंकि इससे पहले ये बात हमारी डिस्कशन में नहीं आई थी किताब में ना होने की वजह से। हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी आती हैं भाई? 4250। और यहाँ से हमारी फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती हैं? और हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी आती है? 1875। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलिए डेटर बैलेंस की तरफ। तो डेटर बैलेंस 45 दिन की सेल के बराबर, साल में 360 दिन के हिसाब से हम चलते हैं, 360 डेज इन अ ईयर। अच्छा, क्वेश्चन में बाय द वे अगर ये चीज़ ना लिखी हो और आप 365 दिन अज्यूम करके भी सवाल हल कर लो तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है और आप 365 दिन के हिसाब से कर दो तो गलती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में 360 लिखा और आप 365 लो तो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं, 360 लो 365 लो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन फिलहाल चले हम 360 के हिसाब से अगर चले, साल में 365 दिन अगर होते हैं तो 4250 डिवाइडेड विद 360 इंटू डेटर डेज 45, तो डेटर बैलेंस 53.25 रुपीज़ इन मिलियन में। ये मेरा आ गया डेटर्स बैलेंस, ये हमारे डेटर्स आ गए। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी फिनिश गुड्स की कॉस्ट होती है।
कॉस्ट ऑफ सेल्स जो यूनिट बेचे उनकी कॉस्ट है, लेकिन जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का बराबर है तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी। तो मुझे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के लिए 35 दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, तो डिवाइडेड विथ 360 इंटू 35 कितनी वैल्यू आई? 182.29। ये मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक आ गया। रॉ मटेरियल की कॉस्ट लें तो मुझे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री 25 दिन की यूज़ के बराबर चाहिए, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जितनी कंजम्पशन है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर होने का मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू, सॉरी ये तो कंजम्पशन पे बेस है, तो ये डिवाइड विथ 360। फिनिश गुड की वैल्यू गलत लिखी हुई है, 364.58। रॉ मटेरियल के डेज हैं जी 25, तो 25 दिन की रॉ मटेरियल की कंजम्पशन 130.21, ये रॉ मटेरियल आ गया। इसके बाद क्रेडिटर्स चाहिए, तो भाई जब मेरा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेम है तो जो कंजम्पशन है वही परचेज हुई, एंड जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे सारी परचेज क्रेडिट पे। क्वेश्चन ने सेल में तो मुझे बता दिया था ना 85% सेल क्रेडिट पे, तो मैंने 85% सेल दी, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बताया हम क्रेडिटर से 60 दिन को उधार लेते हैं, लेकिन कितनी परचेजेस पे उधार लेते हैं क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे सारी परचेजेस उधार पे हैं। और चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर है तो मेरी परचेजेस 1875 ही हैं और मेरी सारी परचेजेस क्रेडिट पे हैं, तो डिवाइड विथ 360 इंटू 60 कितना बैलेंस है जी क्रेडिटर का? जी बेटा 312.5, ये मेरे क्रेडिटर्स का बैलेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स तो उससे ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सारी परचेजेस हैं क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता बेटा, रॉ मटेरियल के साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट भी आती है, क्योंकि यहां से आपको पता लग रहा है ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फिनिश गुड्स है उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी होती है और कन्वर्जन कॉस्ट भी होती है, तो कन्वर्जन कॉस्ट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ परचेज। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए यहाँ पे इस एक्टिविटी में तो पूछिए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी डिस्कशन ऑन डिसीजन मेकिंग इज ओवर, और नाउ इज द टाइम टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, which is CVP एनालिसिस, जिसका एक और आम फहम नाम जिससे आप फेमिलियर हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आप लोगों ने PRC लेवल पे इससे तारुफ लिया हुआ है, ठीक है जी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम CVP एनालिसिस भी कहते हैं।
ये हमारे एग्जामिनेशन का एक अहम चैप्टर है। सेक्शन बी में इससे सवाल आता है। यूजुअली तो हर अटैम्प्ट में ही आ रहा होता था, लेकिन यहाँ पे 2 अटैम्प्ट हमने देखी रिसेंट, एक स्प्रिंग 23 और एक स्प्रिंग 24। यहाँ पे इसने एग्जामिनर ने इनको स्किप किया, बट डोंट कंसिडर कि हर स्प्रिंग स्किप होती है और आपकी स्प्रिंग में ये नहीं आएगा। ये एक अहम सवाल है। इससे पहले ये लगातार आता था, ये रेयर ओकेजन है, मुझे नहीं याद इससे पहले कब ये स्किप हुआ था। मुसलसल पिछले समझे हमेशा से, मतलब जब मैं पढ़ता था तब से ये सिलेबस का हिस्सा है, और तब से ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है। ये 2 अटैम्प्ट्स एक्सेप्शंस हैं जिनमें उसने मिस किया, बट वी शुड बी रेडी। मेरे हिसाब से गुड 80-90% चांस है हर अटैम्प्ट में सवाल के आने का। और सेक्शन बी का सवाल, सेक्शन ए का सवाल होता है, छोटा सवाल होता है। ये हमारा लेंथी सवाल नहीं होता। मैक्सिमम आप देख रहे हो 10 मार्क्स तक गया है। 7 से 10 मार्क्स, 7, 8, 10, ये 3 मार्क्स हैं जिनमें ये वेरी किया है। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? कैन एनीवन डिफाइन? अपने प्रायर नॉलेज को मुझे बता सकता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट लगाया हुआ है, ये पॉइंट, ये ब्रेक इवन है? कौन सा पॉइंट? हाउ यू डिफाइन द पॉइंट? सेलिंग प्राइस मतलब एक प्रोडक्ट मेरी ये 10 रुपए की बनाई है और मैंने 10 रुपए की बेची है, तो ये मेरा ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन एक प्रोडक्ट होता है क्या? जी, हाउ डू यू डिफाइन ब्रेक इवन पॉइंट? इज इट अ टाइम? रात के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे? इज इट अ प्रोडक्ट? ये क्या है? ये ब्रेक इवन क्या है? ये हाथ खड़ा करके बताया व्हाट इज ब्रेक इवन जी। कौन सा पॉइंट भाई? ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट? कौन सा पॉइंट? हाँ, सेल्स लेवल। इट इज अ सेल्स एक्टिविटी लेवल। इट्स नॉट अ पॉइंट जो बोर्ड पे लग जाए, मार्कर से पॉइंट हो जाए। इट इज सेल्स एक्टिविटी लेवल एट विच कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट एंड इनकर्स नो लॉस। इट इज अ सेल्स लेवल एट विच कंपनीज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है ना। जब हम कह रहे हैं प्रॉफिट 0 है तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ सेल्स एक्टिविटी लेवल। सेल्स एक्टिविटी लेवल, प्रोडक्शन में नहीं है ये। सो ब्रेक इवन इज सेल्स एक्टिविटी लेवल at which company earns no profit and incurs no loss. It means total revenue is equal to total cost. अच्छा, इसको हम सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। इस चैप्टर को ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ लिया, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रेक इवन एनालिसिस है, और इसको हम सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसको सीवीपी एनालिसिस कहने की वजह, इस टॉपिक में हम मेजर करते हैं कि आपका सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ जाए या अगर सेल्स वॉल्यूम गिर जाए तो इसके असरात आपकी कॉस्ट पे और इसके असरात आपकी प्रॉफिट्स पे क्या आते हैं। सीवीपी एनालिसिस वी स्टडी इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्टिविटी बढ़े तो कॉस्ट पे क्या असर है, प्रॉफिट पे क्या असर है। अगर सेल्स एक्टिविटी गिरे तो कॉस्ट पे क्या असर है, प्रॉफिट पे क्या असर है। ये हम स्टडी कर रहे होंगे इस चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर को सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस ये भी कहा जाता है। अच्छा जी, ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, मतलब आप इवन आपको ब्रेक इवन की टर्म्स से भी टूटा फूटा नॉलेज आपके पास था। आपके पास ब्रेक इवन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी आपने अपनी पीआरसी स्टडी में सीखा हुआ है। और एक और अहम चीज जो ब्रेक इवन एनालिसिस में आती है, दैट इज इट यूजेस अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का भी आपको काफी कुछ पता है। सो प्रायर नॉलेज आपके पास इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काफी है। इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने को है ही बड़ा लिमिटेड बात, बाय द वे। गिनती के कुछ 7-8-10 फार्मूलाज हैं बेसिक, छोटे छोटे से 1-1 लाइनर, एक बल्कि आधी लाइन के 8-10 फार्मूलाज जो हमने सीखने हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट से समझ के सीखेंगे। असल जो चैलेंज इस चैप्टर में रहता है ना, क्योंकि एग्जाम में सवाल बेशक सेक्शन ए का आता है, बट जनरली
ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। एवरेज पास रेट इसका कोई उतना अच्छा नहीं होता इस क्वेश्चन का। उसकी वजह यह है कि अभी हमने डिसीजन मेकिंग का 10 नंबर का सवाल देखा था, पूरे पूरे सफ़े पे तकरीबन जा रहा होता था, गुड 80-90% सफ़े पे चला जाता था डिसीजन मेकिंग का सवाल। लेकिन इसका 10 नंबर का सवाल इतना सा होता है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल है ही नहीं। इसमें आ जाके मार्जिनल कॉस्टिंग है और गिनती के, जैसे मैंने कहा, को 7-8 फार्मूला है और हर सवाल में किसी में 2 किसी में 3, उन्हीं फार्मूला में से कम्बिनेशन लगना है। और जो असल चैलेंज इस एरिया में रहता है वो यही है कि भाई आपने सवाल पढ़ के अपने पास जो 10 फार्मूलाज हैं उनमें से पिक करने होते हैं कि इस सवाल में कौन से फार्मूलाज 3 हैं या 4 हैं जो इस्तेमाल होने हैं और वो किस सीक्वेंस में इस्तेमाल होने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 4 फार्मूलाज 1 2 3 4, हो सकता है कभी 4 फार्मूलाज हो 4 3 1 2, कभी 3 फार्मूलाज हो 10 7 और 3 इस सीक्वेंस में यूज होने हो। एक और सवाल आ गया उसमें 3 7 10 इस सीक्वेंस में इस्तेमाल होने। सो कौन से फार्मूलाज और किस सीक्वेंस में आपको इस्तेमाल करके अपने आंसर तक पहुंचना है, यही इस क्वेश्चन में चैलेंज होता है। और जनरली इसको हम कह सकते हैं ये मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल इसमें चीज़ें आ जाती हैं। चीज़ों को ज़रा बाज़ का हमें इक्वेशंस, फार्मूला से इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, कभी फॉरवर्ड और कभी बैकवर्ड वर्किंग करनी पड़ती है फार्मूला से। तो सारी गेम ही फार्मूलाज में इसने डाली होती है। इसमें लंबी चौड़ी की कहानियाँ कॉन्सेप्ट्स की होती नहीं है। तो छोटा सवाल होगा, 10 नंबर का सवाल भी इतना सा हुआ करेगा और उसमें जब सवाल छोटा है तो रीडिंग और प्लानिंग का टाइम, तो रीडिंग का टाइम तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। बड़ा सवाल है ना डिसीजन मेकिंग का, तो रीडिंग टाइम ठीक ठाक जाता है। इसमें रीडिंग टाइम जाता ही नहीं है इसमें, लेकिन है सवाल तो 10 नंबर का, तो टाइम फिर जाएगा कहाँ पे? सोचने पे। रीडिंग टाइम तो एक था, पढ़ लिया सवाल, डाटा तो इतना सा है, लेकिन सोचना कि भाई किस सीक्वेंस में, किस तरह फार्मूलाज, कौन कौन से फार्मूलाज किस सीक्वेंस में अप्लाई करने तो मामला हल होगा, वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। तो जनाब हमारी ये कुछ अजम्पशन है, ये अजम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग वाली हैं, कोई डिफरेंट नहीं होगी। हम सीवीपी एनालिसिस में अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट 2 तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल, और अगर कहीं सेमी वेरिएबल आ जाएंगी तो हाई लो से आसानी से अलग किया जा सकता है। क्योंकि अगर सीवीपी एनालिसिस आपने करना है तो आपको कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। अगर 2 हिस्सों में ब्रेक नहीं कर सकते तो सीवीपी एनालिसिस आपका हो नहीं पाएगा। तो हमें सवाल जो भी आएगा उसमें या कॉस्ट अलग-अलग दी जाएंगी या अगर कंबाइंड दी गई हैं तो हम उनको अलग कर पाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में असम्पशन रहेगी कि ये अनचेंज है एट ऑल लेवल। प्रोडक्शन कम है ज़्यादा है मतलब नो स्टेप कॉस्ट, अनलेस कोई क्वेश्चन आ जाए, जनरली नो स्टेप कॉस्ट इन्वॉल्व, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगी तमाम एक्टिविटी पे, उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डिस्काउंट्स वगैरह का जिक्र यहाँ पे इस तरह के सवालों में इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे लिए। सेल प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी, यूनिट्स कम बेचो यूनिट्स ज़्यादा बेचो, सेल प्राइस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक टर्म कंट्रीब्यूशन होती है ना हमारी, वो हम पढ़ के आए हैं, क्या होती है कंट्रीब्यूशन? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी आपका कांस्टेंट रहेगा। कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट रहता है। और एक टर्म यूज होती है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट से 10 रुपये है, आपकी प्राइस से 15 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना हुआ? 15 माइनस 10 इट इज़ 5। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कह लो इसको, या इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कहा जाता है, विच इज़ वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। कितना है जी यहाँ पे? हम इसको 33.33% भी कह सकते हैं, इसको 0.33 भी कह सकते हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन रेशो। ये जी हमने बात की कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, हमारी प्राइस कांस्टेंट रहती है, एज अ रिजल्ट हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। और जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट है तो CS रेशो कह लो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कह लो, कंट्रीब्यूशन ओवर प्राइस, इट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। 33.33% या 0.33% में भी दी जा सकती है और प्रोपोर्शन में भी दी जा सकती है। ये हमारी कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। और एक और बात जो हम पहले कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग के एरिया में भी पढ़ के आए हैं कि अगर आप कंपनी का मार्जिनल कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, उसने तो नहीं हिलना ना, वो हम पहले बात कर चुके हैं, फिक्स कॉस्ट से नहीं बढ़ना।
तो जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट। ये कुछ बेसिक असम्पशन और ये कुछ बेसिक इक्वेशंस जो आप ऑलरेडी पीछे से पढ़ के आए हुए हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने आपको रिवाइज करवाया, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। Total contribution can be calculated by either multiplying contribution per unit with sales in units or total sales minus total variable cost। दोनों तरीकों से हम total contribution निकाल सकते हैं। और profit marginal costing में हम निकालते हैं total contribution minus fixed cost। और ब्रेक इवन पे चूंकि प्रॉफिट ने जीरो होना है, ब्रेक इवन पे चूंकि प्रॉफिट ने जीरो होना है, इसका मतलब मैथमेटिकली कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये बड़ी बेसिक सी इक्वेशन है और इस ब्रेक इवन पे इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहायत ही सिंपल है, लेकिन हमारे कई सवालों में ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर यूज करता है। कैसे यूज करेगा? हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एग्जामिनर फिक्स कॉस्ट बताता ही नहीं हमें, वो एक्सपेक्ट करता है कि हम खुद फिक्स कॉस्ट निकालें। वो हमें बता देगा ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, वो हमें कहेगा, हमें बता देगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है, ब्रेक इवन रेवेन्यू दे देगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे देगा, और हमें सवाल में फिक्स कॉस्ट की जरूरत होगी। तो हमें ये इक्वेशन जो है ये हमें हेल्प करती है कि भाई ब्रेक इवन सेल्स पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है ना? तो कई सवाल हमें ऐसे आएंगे जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट हमें इस रिलेशनशिप की मदद से हासिल करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमें रेडीली अवेलेबल नहीं होगी। जी, ये अभी तक जितनी मैंने इक्वेशंस या जो बातें की हैं, ये सारी बातें आप अपनी प्रायर स्टडीज़ में इस सब्जेक्ट में या पिछले किसी सब्जेक्ट में सुन के पढ़ के आए हुए हैं। कोई नई बात अभी हमने सीवीपी एनालिसिस में सिवाय इसकी टर्म के कि सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस को हम सीवीपी एनालिसिस क्यों कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कोई नई बात यहाँ पे की है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये जी हमारे पास कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं। हम इन फार्मूलाज को ऐसे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हम एक एग्जाम्पल खोलते हैं और उस एग्जाम्पल पे बेसिकली ये देखो ना कितने फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे वो नई चीज़ें नहीं हैं, इनमें कुछ रेपिटेशन भी हैं। 7 8 9 ये चीज़ें हैं और इन्हीं की वेरिएशन में 1 2 फार्मूलाज आगे थोड़े और हमें मिल जाएंगे। टोटल वही 10 11 फार्मूलाज हैं जो हमें इसमें, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, तो हम इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन के लिए सीधा आते हैं इलस्ट्रेशन 1 पे। मैं इन इलस्ट्रेशन 1 से ही ये सारे फार्मूलाज, इनमें से ज़्यादातर फार्मूलाज यहीं से मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। इलस्ट्रेशन 1 पे जी आते हैं हम, सीवीपी एनालिसिस का चैप्टर, इलस्ट्रेशन 1। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोडक्ट जी ऑफ अल्फा। एक कंपनी अल्फा प्रोडक्ट जी बनाती है, उसका डाटा है। सेलिंग प्राइस 50 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये पर यूनिट, एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख। पार्ट ए, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। हम ब्रेक इवन करने के लिए कम से कम कितने यूनिट्स बेचें, ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। ब्रेक इवन करने के लिए हमें यूनिट्स बेचने हैं, क्योंकि यूनिट्स बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा ना, और कंट्रीब्यूशन कमाएंगे और जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर पहुंच जाएगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा। यही कहानी है ना। तो बेसिकली हमारे सवाल का जवाब कि ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट्स बेचे, इसको मैं अगर रीफ्रेज करूं, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे, यही है ना बात। क्योंकि ब्रेक इवन तो तभी होगा जब मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो ब्रेक इवन करने के लिए कितने यूनिट बेचे, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे।
मतलब 1 लाख कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचें? 1 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 10। तो 1 लाख कमाने के लिए कितने यूनिट बेचें? ब्रेक इवन यूनिट्स आ गया आपका। आपका पहला फार्मूला जो है वो ब्रेक इवन यूनिट्स का है। ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फार्मूला याद तो आपने ऐसे ही करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्चुअली बात कि भाई ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, बेसिकली ये आपका रिक्वायर्ड या इसको टारगेट कह लो, ये रिक्वायर्ड या टारगेट कंट्रीब्यूशन है टू अचीव ब्रेक इवन। मैं बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट को ब्रेक कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं अपने टारगेट कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड, फिक्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं कि मुझे कंट्रीब्यूशन टोटल कितना कमाना है और 1 यूनिट से कितना कमाया जाता है। तो हमारे केस में, पार्ट ए के केस में ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे हैं, हमें 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है फिक्स कॉस्ट के बराबर अगर हम ब्रेक इवन करना चाहते हैं, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा है 50 - 40 कितना जी? 10। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया 10,000 यूनिट्स। मुझे 10,000 यूनिट्स बेचने हैं अगर मुझे ब्रेक इवन करना है। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। 10,000 यूनिट पे 10 रुपए के हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख कंट्रीब्यूशन माइनस 1 लाख फिक्स कॉस्ट 0। ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका, एक कंपनी का ब्रेक इवन क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी टारगेट ब्रेक इवन करना होता है। कोई भी कारोबार आप शुरू करते हो तो पहला टारगेट होता है ब्रेक इवन करना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग पर्सपेक्टिव कि हमें कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं कि हम लॉस से बच सकें। 10,000, इसका मतलब 10,000 से ज्यादा बेचेंगे तो फिर कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी, 10,000 से कम बेचेंगे तो नुकसान होगा। यही है ना ब्रेक इवन का मतलब। तो भाई ब्रेक इवन यूनिट्स, पार्ट बी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 80,000। भाई ब्रेक इवन करना है तो 10,000 बेचने हैं, अगर 80,000 का मुनाफा कमाना है तो कितने बेचने हैं? कॉन्सेप्ट यही है भाई। ब्रेक इवन करना था तो कंट्रीब्यूशन कमाना था फिक्स कॉस्ट के बराबर। अगर 80,000 मुनाफा कमाना है तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट से 80,000 ज्यादा। तो यहां से जनाब हमारा दूसरा फार्मूला आ जाता है। ये है सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। ये दूसरा फार्मूला है, यूनिट सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। The formula is fixed cost plus target profit divided with contribution per unit। मतलब अब हम जब 80,000 मुनाफा कमाने की बात कर रहे हैं तो मुझे कंट्रीब्यूशन 1 लाख पहले कमाना है ताकि मेरी फिक्स कॉस्ट मैच हो जाए, फिर फिक्स कॉस्ट के ऊपर मुझे मजीद 80,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है। टोटल मुझे 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है डिवाइडेड विद ₹10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे कितने यूनिट बेचने हैं? 18,000 यूनिट्स। तो आप इसको कैलकुलेट करना चाहो प्रॉफिट तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। 18,000 यूनिट बेचोगे इंटू 10, 1,80,000 कंट्रीब्यूशन आएगा। 1,80,000 कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो 1 लाख की, तो प्रॉफिट बच गया 80,000 का। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, 80,000 का मुनाफा कमाना है तो कितने यूनिट्स बेचें? तो हमने कहा जी 80,000 का मुनाफा कमाना है तो हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन ये है, ये हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन है 80,000 का मुनाफा कमाने के लिए। पहले फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन कमाओ ताकि ब्रेक इवन हो, फिर फिक्स कॉस्ट से ऊपर कंट्रीब्यूशन कमाओ ताकि प्रॉफिट आए। तो टोटल हमें 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है अगर हम 80,000 का मुनाफा लेना चाहते हैं। डिवाइड विद 10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमें 18,000 यूनिट बेचने हैं अगर हमने 80,000 का मुनाफा कमाना है। जी एनी क्वेश्चन?
अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। आपको बाय नाउ मैसेज आ चुका होगा, मुझे भी अभी मैसेज मिला कि कल हमारी क्लास हो रही है, ठीक है। और कल क्लास हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आप लोगों को एक ही जगह 2 छुट्टियां दी हैं, और वो 2 छुट्टियां आपको मिल रही हैं फ्राइडे सैटरडे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो 2 दिन हम आएंगे 25-26, उसके बाद हमारी 27-28-29 3 दिन छुट्टियां मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने छुट्टियां मनाने घर जाना है, कोई चक्कर चुक्कर लगाना लगा के आ जाएं, जिन्होंने पढ़ाई करनी है पढ़ाई करें, ठीक है। तो कल हमारी क्लास एज पर शेड्यूल इंशाअल्लाह होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।